इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स को। और ये जो वर्ड्स हैं ज़्यादातर आपको क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स या फिर एरर डिटेक्शन में देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे आपके सामने चॉइस होती है वर्ड्स को चुनने की, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जिस वजह से अगर आपको सही से नॉलेज नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, तो आप गलत शब्द चुन के आते हैं और इसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि शब्द क्या है, क्या किस में डिफरेंस है और सबका अर्थ क्या है यूजेस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो वर्ड्स हैं एक मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, मतलब इनमें डिफरेंस काफ़ी कम रहता है। कई बार स्पेलिंग में ही एक दो स्पेलिंग का डिफरेंस होता है और कई बार बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में ये वर्ड्स एकदम सेम होते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, अगर आपको दोनों अर्थ नहीं पता है उनके, या फिर लिखा रहेगा तो भी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक अगर आप कर देंगे तो आप गलत शब्द यहाँ पे चुन लेंगे। आजकल देखने को मिलता है जैसे क्लोज टेस्ट है, पहले से ही फील्ड होते हैं, तो अगर आपने सही अर्थ नहीं पकड़ा है शब्द का तो आप गलत करके आ सकते हैं। इसलिए इनको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और वीडियो कैसा लगेगा ये आप मुझे आखिरी में कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं इसमें और सारे वर्ड्स आपके लिए ला सकूँ नए नए, जिससे आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, ये और इम्प्रूव हो सके, जिससे आप सही ऑप्शन चुनने में काफ़ी सक्षम हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या होता है, अप्रेज, और ये क्या है, अप्राइज। अप्रेज का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों वर्डों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इस ए का, ठीक है। यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ए नहीं है, दिखने में एकदम सेम है और लगभग प्रोनाउंसिएशन में इनका सेम ही होता है। ये होता है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है टू एसेस, मतलब आंकना, किसी चीज को जांचना, चाहे वो गुणवत्ता के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, किसी भी वस्तु को, किसी भी कंडीशन को आंकना, तो वो होता है अप्रेज। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है देयर इज अ नीड टू अप्रेज एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, बता रहे हैं कि जो अभी मौजूदा तकनीक है उसको जांचने की जरूरत है। देयर इज नीड टू अप्रेज। अब अगर आपको अप्रेज ये वाला शब्द नहीं पता है इसका अर्थ क्या होता है और आपने इससे कंफ्यूज कर लिया तो आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको चित्र में देखने को मिल रहा है, ये व्यक्ति है, जौहरी कह सकते हैं इसे, ज्वेलर। ये अपनी आंखों पे ये लेंस लगा करके इस डायमंड को जांचने की कोशिश कर रहा है कि ओरिजिनल है कि नहीं, कितने कैरेट का है, बाकी चीजें। तो यही आप इसको रिलेट कर सकते हैं इससे। अप्रेज का मतलब क्या होता है, जांचना या फिर आंकना। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, देखते हैं अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है, टू इन्फॉर्म समवन, मतलब किसी को किसी भी बारे में सूचित करना या सूचना पहुंचाना, उसे क्या कहेंगे, अप्राइज। जैसे लिखा हुआ है, आई थॉट इट राइट टू अप्राइज क्रिश ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, मतलब कि वो किसी के सामने कोई बता रहा है कि मैंने सोचा कि यही सही होगा कि जो अभी हुआ है उसके बारे में क्रिस को इन्फॉर्म किया जाए। तो अप्राइज यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, अगर आप कंफ्यूज कर गए इससे तो आप सोचेंगे कुछ आंकने की बात हो रही, जांचने की बात हो रही है क्रिस के बारे में। अप्राइज का यहाँ पे मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कि जो अभी कुछ यहाँ पे हैपेंड हुआ है उसके बारे में उसको सूचना देना या सूचना पहुंचाना। जैसा कि यहाँ चित्र में आपको देखने को मिल रहा है कि कोई व्यक्ति है, ये टेलीफोन लगा करके किसी को कुछ बता रहा है, कोई सूचना या इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। तो ये होता है अप्राइज। दोनों की स्पेलिंग्स लगभग सेम है, केवल एक ए का डिफरेंस है, इसलिए काफी कंफ्यूजिंग ये वर्ड होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको समझ के रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें अगर वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको भी, लिखते समय भी, जांचते समय भी, या फिर कई बार आपको पढ़ने में भी आता होगा। ये होता है अलोंग, और इसे भी क्या पढ़ेंगे, अलोंग। बस यहाँ पे क्या है, ये जो अलोंग है ये एक साथ पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और यहाँ पे ए और लॉन्ग ये अलग अलग लिखा हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर अलोंग एक साथ ऐसे लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, मूविंग और एक्सटेंडिंग हॉरिजेंटली, मतलब समांतर किसी चीज के चलना, किसी के एकदम बराबर बराबर चलना, उसे कहते हैं हम अलोंग। ओके, समांतर चलना, ऐसे क्या, समांतर तो समझते होंगे ना, जैसे एक लाइन है, इसके आप समांतर अगर चल रहे हैं तो आप क्या है, इस लाइन के अलोंग चल रहे हैं, मतलब एकदम समांतर इसके चल रहे हैं, साथ साथ। साथ साथ भी कह सकते हैं कि साथ साथ चलना, या फिर कह सकते हैं बराबर बराबर में चलना। ओके, जैसे एग्जांपल में लिखा गया, सून वी वर ड्राइविंग अलोंग अ नैरो रिवर, मतलब जल्द ही हम एक पतली या कह सकते हैं कम चौड़ी नदी के साथ साथ ड्राइव कर रहे थे।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग अलोंग अ नैरो रिवर। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं ये आपकी नदी है, इसके साथ साथ ये आपकी सड़क जा रही है। तो अगर आप इसके साथ साथ चलते हैं मतलब आप रिवर के अलोंग चल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये सड़क भी आगे बढ़ रही है, आप भी इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब होता है अलोंग का। अलोंग का एक अर्थ होता है समीपता दर्शाने के लिए भी होता है। जैसे अगर आप देखें तो ये रोड और ये नदी आपस में काफी समीप भी हैं, तो समीपता दर्शाने के लिए भी कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं। और ये वाला जो अलोंग है ये लॉन्ग का बना हुआ शब्द है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा, ठीक है। वहां से ये शब्द आता है, उसके आगे ये आपका जुड़ गया ए, तो यही अलोंग बन जाता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अगर ये अलग अलग लिखा है तो इसका मतलब ये लॉन्ग के साथ लगा हुआ है ए, ठीक है। ये अलोंग अलग अलग आपका है, साथ वाला नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे रेफरिंग टू समथिंग ऑफ ग्रेट लेंथ। कोई भी वस्तु अगर बहुत अधिक लंबाई की होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द क्यू फॉर टिकट वॉज लॉन्ग, कि टिकट लेने वाली जो लाइन थी काफी लंबी थी। ओके, तो क्यू कैसी थी, वॉज लॉन्ग, लंबी थी, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग आगे लगे हुए थे। जैसा कि नीचे चित्र में आपको देखने को मिला, ये क्या है, क्यू है, काफी लंबी है। अगर आपको यहाँ से टिकट मिल रहा है तो देखिए आपको कितना लोगों को यहाँ पे आगे जाएंगे फिर आपको ये टिकट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वर्ड क्या, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग वर्ड है, कई बार मैंने इसके बारे में आपको बताया है। पहला शब्द है अमोरल, अमोरल। नेक्स्ट शब्द है इमोरल। बहुत ही कंफ्यूजिंगली इसको यूज किया जाता है राइटिंग में स्पेशली। जैसे अभी आप देखने जा रहे होंगे कि आपको कई सारे एग्जाम्स देने हैं, उनके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे, बीओबी के एग्जाम्स हो गए या एसबीआई पीओ के एग्जाम्स हो गए, वहाँ पे लिखना भी पड़ेगा आपको एसे वगैरह या फिर लेटर वगैरह। तो अगर आप को ये सारे शब्द सही से नहीं पता है तो आप इनका गलत अर्थ में यूज कर सकते हैं, इसीलिए वहां भी आपको ये काफी हेल्प करेंगे। और उसके बारे में आपको एक वीडियो बना के दूंगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कैसे करनी है और कैसे उसको तैयार करना है ताकि आप अच्छे से ए से या लेटर राइटिंग करके आ सकें, बताएंगे उसके बारे में भी आपको। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एमोरल। एमोरल का मतलब क्या होता है, नॉट कंसर्निंग विथ राइट और रॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति है एमोरल है तो एमोरल होने का मतलब उसका क्या है कि अगर वो एमोरल है तो उसे सही या गलत से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप बात कर सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा कुछ भी अगर वो बोलना तक नहीं जानता है, इतना छोटा है, तो कुछ भी काम करता है वो क्या होता है, अमोरल होता है। उसको सही और गलत की अभी तक पहचान ही नहीं हुई है, ना तो वो इसकी पहचान करने में भी सक्षम है। वो जो भी करता है वो कैसी एक्टिविटी है, अमोरल है, ठीक है। अमोरल हम कह सकते हैं उसे, ओके। ऐसे पर्सन्स के रूप में हो सकता है, अगर कोई पर्सन अमोरल है मतलब उसे सही और गलत से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। वो जो भी एकदम न्यूट्रल कह सकते हैं वो रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ही इज अ डीपली मोरल मैन who happens to be amoral when it comes to politics। किसी के बारे में बता रहे हैं कि वैसे तो बहुत ही नैतिकता वाला व्यक्ति है, मॉरल मैन है, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात होती है, जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो वो कैसा हो जाता है, अमोरल हो जाता है। मतलब पॉलिटिक्स की बात आने पे वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उसे ऐसा लगता होगा कि सारी पार्टियां एक तरह ही हैं, तो किसी का पक्ष लेना या किसी के विपक्ष में जाने का कोई मतलब नहीं है, तो अमोरल हो जाता है, उसे सही गलत से कोई भी मतलब नहीं रहता है। इसी तरह हमारे अगर इमोरल पे, तो इमोरल क्या है, आप कह सकते हैं मोरल का एंटोनिम्स है, इसका विरोधाभासी शब्द है इमोरल। इसका मतलब क्या होता है, नॉट फॉलोइंग एक्सेप्टेड मोरल स्टैंडर्ड्स। मतलब जो हमारे समाज में एक्सेप्टेड मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, अगर कोई व्यक्ति उसे फॉलो नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाएगा, इमोरल है वो। मतलब जो हमने अभी नियम कानून बनाए हैं समाज के लिए, अगर कोई व्यक्ति उसके विपरीत चले या उसके विपरीत काम करता है तो वो क्या कहलाएगा, इमोरल। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, when someone is immoral they make decision that purposely violate a moral agreement। कि अगर कोई व्यक्ति इमोरल होता है तो वो जानबूझ करके ऐसे ही निर्णय लेता है या ऐसे फैसले करता है जिससे जो मोरल एग्रीमेंट है उसे वायलेट किया जा सके या फिर उसे तहस नहस किया जा सके, ठीक है। तो इमोरल व्यक्ति क्या होता है, जानबूझ करके ऐसे काम करेगा जिससे जो मोरल एग्रीमेंट है वो भंग हो सके, ओके। तो अमोरल और इमोरल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका, इसे भी हम ओरल ही पढ़ेंगे, इसे भी हम ओरल ही पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा, ये जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, ओरल दोनों को ही पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका AURAL है और ये ORAL है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर इसकी बात की जाएगी AURAL की, ओरल की, तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू द ईयर्स और हियरिंग, मतलब ये कान से या फिर सुनने से संबंधित होता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे लिखा गया इंफॉर्मेशन हेल्ड इन रिटन, ऑरल और विजुअल फॉर्म, कि जो भी इंफॉर्मेशन थी वो किसमें थी, रिटन लिखित रूप में, ऑरल मतलब सुनाई देने जा सकने वाली फॉर्म में, ठीक है, जैसे कैसेट में या फिर सीडी में या फिर किसी भी मेमोरी वाली डिवाइस में उसे टेप किया गया होगा जिससे लोग सुन सकें, जो लोग देख नहीं सकते हैं वो उसे सुन करके समझ सकें, या फिर यहाँ पे लिखा है विजुअल फॉर्म मतलब उसे देख सकें। ओके, तो या तो रिटन में होगी, या तो ऑरल में होगी, या तो विजुअल फॉर्म में होगी। ओके, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन का जो एग्जांपल दिया गया है, ये ऑरल यहाँ पे ये क्या दिखाता है, इसे कान से संबंधित या फिर सुनने से संबंधित ये दिखाता है। और अगर हम इस ओरल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिंग टू माउथ और स्पोकन, मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं उससे रिलेटेड ये होता है ओरल। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, दे हैड रीच्ड एन ओरल एग्रीमेंट, कि जैसे यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है कि दो व्यक्ति आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो ये क्या है, ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब कि मुंह से ही केवल बातें हो गई हैं कि हाँ मैं आपको ये दे दूंगा, किसी ने कहा ठीक है आप दे देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, कुछ भी रिटन नहीं हुआ, किसी भी चीज की लिखा पढ़ी नहीं हुई कि अगर आपने नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट में कि आपने ऐसा कह के दिया था लेकिन आपने दिया नहीं। ओरल एग्रीमेंट हुआ है मतलब मुंह से ही केवल बात हो गई है, कोई भी लिखा पढ़ी का काम नहीं हुआ है। तो ओरल का मतलब क्या होगा, मुंह से रिलेटेड या फिर बोलना, जिसे हम कहेंगे बस, वहां पे कोई रिटन काम नहीं होगा, वो होगा ओरल। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है वो अलग है। इसका अर्थ कान से रिलेटेड, इसका अर्थ मुंह से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, एक है कैनवास और दूसरा भी वर्ड है, इसे भी क्या कहेंगे, कैनवास। बस यहाँ पे क्या है, एक एस एक्स्ट्रा में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्लूरल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, आप इसे प्लूरल फॉर्म मत समझिएगा, ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, बल्कि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये जो कैनवास होता है विथ अ सिंगल एस, इसका मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ, जिसपे ज्यादातर हम देखते हैं जिसमें जो चित्रकार होते हैं, पेंटर्स होते हैं, वो पेंटिंग बनाते हैं। जैसे नीचे ये पेंटिंग आपको दिख रही है, तो ये जो कपड़ा यूज होता है इस पेंटिंग को बनाने में, मोटा कपड़ा जो होता है, कई बार इसकी बॉल्स वगैरह बनती हैं, कई बार टेंट वगैरह जिसका बनता है, उसे वो जो कपड़ा होता है उसे कहते हैं कैनवास। ओके, विथ सिंगल एस, उसे क्या कहेंगे, कैनवास। जैसे लिखा है द पेंटिंग इज ऑयल ऑन कैनवास, की पेंटिंग कहाँ बनाई गई, कैनवास पे। कैनवास का मतलब उस कपड़े पे बनाई गई है, ठीक है। और इस कैनवास का मतलब क्या है, जो यहाँ पे डबल एस के साथ है, इसका मतलब क्या होता है, टू सीक पीपुल्स वोट, मतलब हम कह सकते हैं हिंदी में वोट मांगना, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैनवास। कई बार ऐसे वर्ड लिखा होता है कैनवासिंग, तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको यही पता है कि ये कैनवास का मतलब क्या है, तो आप सोचेंगे यहाँ पे किसी कपड़े के बारे में बात कीजिए, जबकि कैनवासिंग का मतलब क्या है, किसी भी अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा है तो उसके पक्ष में वोट मांगना या फिर चुनाव प्रचार करना, उसे हम क्या कहेंगे, कैनवासिंग, या फिर हम कह सकते हैं कैनवास। कैनवास का मतलब वोट मांगना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही डिफरेंस है दोनों के अर्थों में। जैसे यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल, इन ईच वार्ड 2 वर्कर्स कैनवास्ड सम 2000 वोटर्स, कहने की हर एक वार्ड में 2 वर्कर्स ने लगभग 2000 वोटर्स को कैनवास किया, मतलब वहां पे जाके वोट मांगा अपने पक्ष में, या फिर जो भी उनका प्रतिनिधि था उसके पक्ष में वोट मांगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे दोनों के बीच का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट था, आप ध्यान रखिएगा। डबल एस के साथ होगा तो वोट मांगना हो जाएगा, सिंगल एस के साथ होगा तो एक कपड़ा है, मोटा कपड़ा जिसका टेंट वगैरह या फिर जिसपे चित्रकार लोग चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है क्यू, QCUE, और दूसरा वर्ड भी क्या है, क्यू। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में काफी डिफरेंस है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं। क्यू, कई बार ये वाला वर्ड हमें देखने को मिलता है क्लोज टेस्ट या फिर एरर डिटेक्शन में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, इस क्यू का मतलब मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है, इसका मतलब होता है अ सिग्नल फॉर एक्शन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं इशारा, ठीक है, किसी को इशारा करना किसी भी काम के लिए। जैसे ज्यादातर ये यूज होता है क्यू जो ड्रामा वगैरह होता है स्टेज पे, वहां पे कि पीछे से कोई व्यक्ति या आपके सामने अदाकार होता है, वो एक लाइन बोलता है, उसके बाद उस लाइन के बाद आपको दूसरी लाइन रिपीट करनी होती है, तो वो एक इशारा देते हैं कि अब मेरी लाइन ये खत्म होगी, आपको बोलना है, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई इशारा करे कि अगर मैं ऐसा इशारा करता हूं तो आपको ये काम करना है, तो वो जो इशारा होता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, QCUE के साथ। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है शी हैड नॉट येट बीन गिवन हर क्यू टू कम आउट ऑन द डाइस, मतलब किसी भी लेडी के बारे में बात की जा रही है कि उसे अभी तक
ये इशारा नहीं किया गया है कि वो डायस तक पहुंचे। डायस का मतलब जहाँ पे खड़े होकर के हम लोग भाषण वगैरह देते हैं, फिर किसी को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो वो अभी तक उससे वो क्यू नहीं मिला है। जैसे अगर किसी को बुलाया जाता है नाम लेकर के कि आप आइए, अब आप संबोधित करिए यहाँ पे जो भी जनतागण है उनको, तो अभी जब तक उसका नाम नहीं लिया गया है तब तक वो खुद से तो आएंगे नहीं। जब नाम लिया जाएगा वो क्या होगा, एक इशारा होगा कि वो खुद जहाँ भी बैठी होंगी वो उठ करके आएंगी, डायस पे आएंगी और लोगों को संबोधित करेंगी। इस क्यू का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, हम बहुत बार यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। क्यू का मतलब होता है एक कह सकते हैं लाइन, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा अ लाइन ऑफ पीपुल और व्हीकल, कि ऐसी लाइन पीपल और, अच्छा क्यू में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि ये लाइन कैसी होती है। ये लाइन आपकी होती है जिसे कई बार हम लोग कंप्यूटर के भाषा में इस्तेमाल करते हैं क्यू का। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब अगर कोई सबसे पहले आया है तो सबसे पहले जाएगा, ओके। उसके बाद जो आएगा उसके बाद जाएगा, जो सबसे आखिरी में होगा सबसे बाद में जाएगा। इसी का एक अपोजिट फॉर्म होता है जो कंप्यूटर्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी यूज़ करते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा समझ में आता होगा उनको, उसे बोलते हैं स्टैक। स्टैक को हम कहते हैं लीफो। लीफो का मतलब क्या है समझिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर जैसे कोई ये बोतल है, ओके, अब इसमें आप गेंदे डाल रहे हैं ऐसे एक एक करके, तो अब अगर ये बोतल भर गई, आपको गेंद निकालनी है, सबसे पहले कौन सी गेंद बाहर आएगी, जो सबसे आखिरी में गई, ये वाली गेंद बाहर नहीं आई, क्योंकि इधर से क्या है, बंद है। जबकि क्यू के साथ क्या होता है, क्यू समझ लीजिए एक तरीके से पाइप के रूप में, हमने ऐसे गेंदें लगा दी हैं, हमको गेंदें अगर निकालनी है तो जो सबसे पहले आई है वही सबसे पहले निकलेगी। इसे हम कहते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जिन लोगों को कंप्यूटर का भी एग्जाम वगैरह देना है वो इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये चित्र हमने दोबारा देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्यू सी आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वर्ड काफ़ी अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूज। और यहाँ भी इसको डिफ्यूज ही पढ़ते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये वर्ड होते हैं, ये दोनों वर्ड हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल कई जगह पे होता है और आप समझ नहीं पाते हैं। ये जो डिफ्यूज होता है, जो DEFUSE है, इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ सिचुएशन लेस टेंस। मतलब किसी भी हालात को या परिस्थिति को कम करना, उसकी टेंशन को कम करना, उस वहाँ पे अगर गंभीर परिस्थिति बनी हुई है तो उस गंभीर परिस्थिति में गिरावट लाना, तो वो क्या होता है, डिफ्यूज। और कई बार हम बम वगैरह के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, विस्फोटक वगैरह जो होता है उसके फ्यूज को उड़ा देना ताकि वो बम फटे नहीं, उसके लिए भी हम इसे डिफ्यूज, इसी शब्द का, इसी डिफ्यूज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अ स्कीम दैट टीचर्स ऑफिसर्स हाउ टू डिफ्यूज पोटेंशियली एक्सप्लोसिव सिचुएशन। में यहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव बम नहीं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि कोई एक योजना है, स्कीम है, जिसमें ऑफिसर्स को ये सिखाया जाता है कि कैसे जो बहुत ही भयंकर या खतरनाक अगर कोई परिस्थिति बन गई है तो ऐसी परिस्थिति को डिफ्यूज कैसे किया जाए, मतलब वहाँ पे जो टेंशन है उसको कम कैसे किया जाए। जैसे हम देखते हैं ज़्यादातर, जैसे अगर कोई ऑफिसर है, कोई IAS रैंक का ऑफिसर है, कोई DM है, कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं लोग, तो ज़्यादातर वहाँ पे ऑफिसर जाते हैं, वही समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है तरीका कि कैसे लोगों की जो टेंशन है उसको कम किया जा सकता है, कैसे वो जो सिचुएशन है उसे डिफ्यूज किया जा सकता है। एक लेमैन जाएगा तो वो उसे और बढ़ा सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप चित्र में देखने को मिल रहा होगा डिफ्यूज द टाइम बम, कि ये भी एक इसका यूज करते हैं कि बम वगैरह को जो डिफ्यूज करते हैं, मतलब उसको फटने से रोकते हैं, तो उसके लिए भी हम डिफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डिफ्यूज है DIFFUSE, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, मतलब फैल जाना कह सकते हैं बड़े भूभाग में, ठीक है, बड़े भूभाग में फैल जाना, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, शब्दों वैसे बोलने में तो डिफरेंस नहीं, लेकिन अर्थ में इनके काफ़ी डिफरेंस है। और ये वाला डिफ्यूज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, फैल जाना, बड़े भूभाग में बहुत तेजी से फैल जाना, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज। बीमारियों के साथ कई बार इस्तेमाल होता है कि कोई बीमारी डिफ्यूज हो गई एक लार्जर एरिया में, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फैल गई, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है, द प्रॉब्लम इज हाउ टू डिफ्यूज पावर विदाउट क्रिएटिंग एनार्की। जैसे यहाँ पे क्या करें कि प्रॉब्लम क्या है कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसे कैसे फैलाया जाए बिना एनार्की क्रिएट किए। एनार्की का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वोकैबुलरी की वीडियोस देखी होंगे। एनार्की का मतलब कि एनार्किस्ट एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो किसी गवर्नमेंट में विश्वास नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बार पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर एनार्किस्ट होने का आरोप लगाते हैं। एनार्किस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी गवर्नमेंट के, जैसे हमारे भारत देश में कोई गवर्नमेंट है तो वो उसका कोई पालन नहीं करेगा, वो कहेगा हम नहीं मानते कोई गवर्नमेंट है, और उसी से आपका शब्द बनता है एनार्की,
एनार्किस्ट जो काम करता है उसे क्या कहेंगे, एनार्की। मतलब किसी भी देश में कानून व्यवस्था को तहस नहस करना या फिर अराजकता फैलाना, एक शब्द में अगर हम कहें तो अराजकता फैलाने को हम कह सकते हैं एनार्की। तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि हमको पावर भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों के साथ में, कि सबको समान रूप से पावर मिले, शक्ति मिले, लेकिन एनार्की उससे क्रिएट ना हो, क्योंकि जिनको नहीं मिलेगी वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम के रूप में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे डिफ्यूज शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो ये वाला डिफ्यूज नहीं है, किसी भी सिचुएशन के बारे में बात नहीं हो रही। हालांकि यहाँ पे देखिए शब्द काफ़ी आपको सिमिलर मिलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, फैलाना या फिर पावर को देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सारे व्यक्तियों तक वो पहुँच सके। नेक्स्ट बात करते हैं एनवेलप और एनवेलप, दोनों के देखिए स्पेलिंग्स काफ़ी सेम है, बस यहाँ पे ई मिसिंग है और यहाँ पे ई एक्स्ट्रा में है। दोनों के अर्थ भी लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, कह सकते हैं कि बहुत ही फाइन डिफरेंस है जिसको समझना होगा। ये जो एनवेलप होता है विथ ई, इसका मतलब क्या होता है, जो आप हमेशा देखते हैं लिफाफा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कि एक ऐसा आपका कंटेनर जिसके अंदर आप लेटर या फिर जो पत्र होता है वो रख के किसी को भेजते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एनवेलप। ओके, ये जो एनवेलप होता है जो विदाउट ई है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कवर करना या फिर किसी के चारों तरफ पहुंचना, उसे हम कहते हैं एनवेलप करना। ओके, तो ये एक तरीके से वर्ब समझ सकते हैं इसे। और जैसे यहाँ पे एक फिगरेटिव इस्तेमाल हुआ है इसका, अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एनवेलप्ड हिम, कि मतलब एक निराशा की भावना ने उसे घेर लिया। जैसे यहाँ पे लिखा है ना सराउंड करना, तो कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात करें कि अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही निराशा की स्थिति हो जहाँ पे उम्मीद की कोई किरण ना दिखे। अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एनवेलप्ड हिम, एनवेलप्ड हिम का मतलब कि उस निराशा की जो किरण है या फिर कह सकते हैं एकदम हताशा की जो परिस्थिति है या फीलिंग है, उसने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर विथ ई के साथ होगा तो उसका मतलब क्या होगा, लिफाफे से। विदाउट ई के साथ होगा तो उसका मतलब किसी चीज़ को कवर करना या फिर किसी चीज़ को घेरना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ड क्या है। सुनने में एक तरह लगेगा आपको, ये भी क्या है, होर्ड, और ये भी क्या है, होर्ड, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग में डिफरेंस है, HOARD है, ये क्या है, HORDE है। इस होर्ड का मतलब क्या होता है, इस होर्ड का मतलब होता है कोई भी स्टोर हो, मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ एकत्रित की जाती हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे होर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही केम बैक टू रेस्क्यू हिज लिटिल होर्ड ऑफ गोल्ड, कि वो किस चीज को बचाने के लिए आया, कि वो बचाने आया किसे, रेस्क्यू करने किसको आया, हिज लिटिल होर्ड ऑफ गोल्ड, कि जो उसका छोटा सा कह सकते हैं सोने का खजाना था या जो सोने का स्टोर था कह सकते हैं, उसे बचाने के लिए ये आया। तो इस होल्ड का मतलब क्या होता है, कोई स्टोर हो, स्टोर का मतलब जहाँ पे कोई चीज़ एकत्रित की जाती हो, ऐसे समझ सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे खजाने के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, होर्ड ऑफ गोल्ड का मतलब यहाँ पे बहुत सारा सोना रखा हो, एक सोने का खजाना हो, ठीक है, स्टोर हो। इस होर्ड का मतलब क्या होता है, इस होर्ड का मतलब ज़्यादातर पर्सन्स के साथ लिया जाता है, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, जैसे लिखा हुआ है कि लोगों का एक बहुत बड़ा अगर भीड़ सी इकट्ठी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल या फिर होर्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है अ होर्ड ऑफ टूरिस्ट। ओके, नीचे खैर आपको टूरिस्ट देखने को तो नहीं मिल रहे हैं मेरे ख्याल से आपको, लेकिन ये भी क्या कह सकते हैं, व्यक्तियों का एक जमघट सा लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, होर्ड ऑफ पीपुल है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये क्या है, पैलेट, और इसे भी क्या पढ़ेंगे हम, पैलेट ही पढ़ेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग में डिफरेंस क्या है, ये LATE है, ये क्या है, LETTE है। इस पैलेट का मतलब क्या होता है, द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब जो हमारा मुंह होता है, अगर आप मुंह को खोलिए तो जो ऊपर वाला ये आपके दांत हैं, इसके पीछे का जो हिस्सा होता है जहाँ पे आप अपनी टंग से टच कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है, वो आपको बायोलॉजी की डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझ लीजिए, जिसे हम हिंदी में तालू कहते हैं, ठीक है, तालू कहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पैलेट। ओके, कई बार इसका प्रयोग किया जाता है बहुत ही दूसरे तरीके से, स्वाद से संबंधित भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस समय वहाँ पे इसका जो प्रयोग होता है वो जीभ के साथ होता है। लेकिन अगर केवल पैलेट की बात की जाएगी तो उसका मतलब होता है तालू से, ठीक है। ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, और ये जो पैलेट है इसका मतलब क्या होता है, अ बोर्ड ऑफ मिक्सिंग कलर्स, कि जो पेंटर लोग या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं वो जिस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कलर्स को मिलाने के लिए, वो क्या कहलाता है, पैलेट। इस पैलेट का मतलब ये होता है। जैसे यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग कलर हैं, अब इसी कलर से ही बहुत सारे कलर आपके बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। ये प्राइमरी कलर्स हैं, इनसे बहुत सारे कलर्स आपके बनाए जाएंगे,
तो इसी बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा येलो लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ब्लू लेंगे, यहाँ से ग्रीन लेंगे और कुछ नया कलर बनाएंगे। तो ये जो कलर बनाने वाला बॉक्स होता है या कह लीजिए प्लेट होती है, क्या कहलाती है? पैलेट कहलाती है। यहाँ पे LETTE इस्तेमाल होता है शब्द। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये थे हमारे 10 ऐसे वर्ड्स जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। आपने खुद भी देखा, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर होता है, बोलने में एकदम सेम होते हैं, लेकिन इनके अर्थ काफ़ी अलग अलग होते हैं। तो ये आपको जान के रखने थे और मेरे ख्याल से एग्जाम्पल के थ्रू और मैंने चित्र के द्वारा आपको समझाया और एकदम आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो पूरी तरीके से 100% आपको ये सारे 10 वर्ड, 10 क्या 20 वर्ड कह सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे अर्थ के साथ में। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पार्ट पसंद आया तो और आगे पार्ट मैं बनाऊंगा इसके, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सके। वीडियो अगर पसंद आया तो थोड़ा सा समय लगेगा लाइक करने में इसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में जरूर करिएगा, जिससे जो मेरी मेहनत है और लोगों तक पहुंच सके और सारे लोग भी इससे परिचित हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।